Unwall Pacific. हेलो बच्चों, सो दिस इज़ सवाईराम एंड मैं आपको आज फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ। सो बेसिकली आज हम लोग फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, ना। एक चैप्टर है इलास्टिसिटी। नोटबुक लेके सभी लिखना स्टार्ट कर देना इलास्टिसिटी के बारे में, है ना। तो बेसिकली इलास्टिसिटी क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग सारी जो है वो बात करेंगे, और कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में आने वाले हैं उसको लेके हम लोग पूरे विथ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने वाले हैं बेसिकली, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या है। तो देखो, जब भी मैं इलास्टिसिटी पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत सारी चीजें जो है वो कवर करने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं इलास्टिसिटी पढ़ा रहा हूं तो मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी सॉलिड के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर, हम बोल सकते हैं या सॉलिड हो सकता है या बॉडी हो सकता है, किसी भी बॉडी पे या सॉलिड पे हम लोग अगर उसका साइज और शेप अगर चेंज करना चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि मैंने किसी सॉलिड या बॉडी को का जो भी साइज या शेप है इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई एक बॉडी है और उसका मेरे को साइज और शेप चेंज करना है, तो मैं उसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा और उस फोर्स को मैं बोलूंगा डिफॉर्मिंग फोर्स। आप सब लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग जब हम खींचते हैं तो वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो उसकी इनिशियल जो पोजीशन होती है उससे वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी, मान लेते हैं स्प्रिंग थी, और जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग ऐसे हो गई, दूर दूर हो गई, फैल गई, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही मैंने फोर्स लगाया उसकी साइज और शेप जो है वो चेंज हो गए। क्या हुआ? उसकी साइज और शेप चेंज हो गए। अब इस कंडीशन में दो चीजें होती है, या तो क्या होगा कि वो स्प्रिंग जो है या कोई भी बॉडी जो है वो या तो उसकी इनिशियल कंडीशन पे वापस आएगी, इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगी, या हो सकता है कि वो इनिशियल पोजीशन पे ना आए, है ना, वो डिफॉर्म हो जाए, या तो वो डिफॉर्म हो जाए। अब इस केसेस में क्या है कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक बिल्कुल वही डायग्राम, एक स्प्रिंग थी और मैंने उस पर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में वो स्प्रिंग कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो गई, मान लेते हैं ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस पे जब मैंने फोर्स लगाया और डिफॉर्म हो गई, यानी कि इसका साइज और शेप दोनों चेंज हो चुके हैं, है ना। इसी के ऊपर मेनली फोकस करेंगे, साइज और शेप जो है वो चेंज हो चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, साइज और शेप चेंज हो चुके हैं। जो भी मैंने ये फोर्स लगाया है जिसकी वजह से साइज और शेप चेंज हुआ, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से हमारा क्या हुआ, साइज और शेप जो है वो किसी बॉडी का चेंज होता है। अब मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग को जैसे ही मैंने ये फोर्स जो है, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो छोड़ दिया, मैंने रिलीज कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, तो उसके बाद में ये जो स्प्रिंग जिसकी साइज और शेप चेंज हो चुका था, लेंथ जो है वो बढ़ चुकी थी, अब वो वापस इस कंडीशन में आ जाएगी। यस और नो? बिल्कुल इसी कंडीशन में आ जाएगी। जब ये इस कंडीशन से वापस इस कंडीशन में आती है, तो भी तो ये कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर एक फोर्स लगा रही होगी, अंदर ही अंदर एक फोर्स जनरेट कर रही होगी। इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, और इसको बोलेंगे अपन रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर कर रही है वापस। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, ये इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। ये वाला जो हम डिफॉर्म कर रहे हैं ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, स्प्रिंग में जब भी हम कोई स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज करते हैं, मान लेते हैं हम एक्स इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ, तो अब जो है वो स्प्रिंग कितना अंदर फोर्स लगा रही है, के एक्स के बराबर। ये आपका हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, और जो तुम फोर्स लगा रहे थे ये हो जाता है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। दो चीजें समझ आ गई। तो दो डेफिनेशन पता चल गई है कि एक तो डिफॉर्मिंग फोर्स
और एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स। अब मैं बात कर रहा हूं इलास्टिसिटी के ऊपर, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। एक होता है इलास्टिसिटी और एक होता है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जब हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसकी साइज और शेप चेंज होता है, लेकिन आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स वो अपनी इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल साइज और शेप में वापस आती है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर वो वापस नहीं आते हैं तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में दो चीजें हैं। एक मेरे पास में ये पॉलिथीन है ना, और एक मेरे पास में ये एक रबर है छोटा सा। अब समझना कि इलास्टिक कौन सा है और प्लास्टिक कौन सा है। अपन लोग इसको प्लास्टिक ही बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की पन्नी, है ना। तो प्लास्टिक ही बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि इलास्टिक की पन्नी, इलास्टिक की थैली, नहीं बोलते ना। तो इसका रीजन क्या है कि सबसे पहले देखना इलास्टिसिटी। ये मेरे पास में एक रबर है, इसकी साइज देख लो इतनी है। मैंने इसको यहाँ से इंक्रीज करके इतना ले गया ना, ये ऐसे देख सकते हो, हाँ इतना ले गया। अब मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो ये वापस आ जाएगी अपनी इनिशियल कंडीशन, जैसा था उतना आ गया है। इतनी लेंथ थी इसकी, उतनी वापस की वापस आ गई है। मैंने यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, यहाँ तक इसकी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा, वो वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगी। तो इसके पास में प्रॉपर्टी कौन सी है? इलास्टिसिटी। इस रबर के पास में कौन सी है? इलास्टिसिटी। आपके घर में कुशन होगा, तो कुशन को जब आप प्रेस करते हो और उसके बाद में छोड़ते हो तो फिर वो वापस उसी कंडीशन में आ जाता है, तो वो इलास्टिक है। रबर हो गया, कुशन हो गया, है ना। अब इस प्लास्टिक को देखो, अगर मैं इस प्लास्टिक को ऐसे सोचते हैं खींच के इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा हूं, मैंने इंक्रीज कर दी, अब मैं छोड़ रहा हूं, अब वापस नहीं जा रहा, इंक्रीज हो चुका है, परमानेंट इंक्रीज हो चुका है। तो अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं और उस फोर्स की वजह से उसका साइज और शेप जो है वो परमानेंट चेंज हो जाता है, साइज और शेप परमानेंट चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ऐसी बॉडीज की प्रॉपर्टीज को प्लास्टिसिटी बोला जाता है। अगर वो सेम कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन पे वापस आ रहा है, वही साइज और शेप में वापस आ रहा है, तो इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब जब मैं प्लास्टिसिटी की बात कर रहा हूं तो प्लास्टिसिटी जो है वो किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। यानी कि मैं अगर बोलूं कि कोई बॉडी ऐसी है जो परफेक्ट प्लास्टिक हो, परफेक्ट प्लास्टिक हो, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि सर किसी भी बॉडी के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है, इसी वजह से तो ये वापस आ रही है, अटेंड कर रहे हैं अपनी रीसाइज, रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स। उसी को तो मैं बोल रहा हूं कि इंटरनल जो फोर्स है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो है, ये अंदर अपना एक फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से ये अपना साइज और शेप अटेंड कर रहे हैं, वापस रीस्टोर कर पा रहे हैं। तो मैं प्लास्टिक में अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक परफेक्ट प्लास्टिक है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद में वो कभी भी अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं आ सकता। और इनिशियल का तो छोड़ो, वो थोड़ा सा भी वापस जो है वो अपना रिस्टोर नहीं हो सकता, अपना साइज और शेप। तो ऐसा होता है परफेक्ट प्लास्टिक। और ये परफेक्ट प्लास्टिक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो हाईएस्ट परफेक्ट प्लास्टिक है अब तक वो है डायमंड। डायमंड जो है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट परफेक्ट प्लास्टिक है। बाकी प्रॉपरली अगर मैं बात करूं कि आइडियल केस के अंदर परफेक्ट प्लास्टिक क्या होता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अब तक तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि इलास्टिक और प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली इलास्टिसिटी में आपका साइज शेप जो है वो अटेंड कर जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी आता है परफेक्ट इलास्टिक। तो परफेक्ट इलास्टिक भी आपका जो है वो इतना ज्यादा अटेंड नहीं करता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जब भी आप किसी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद में जब साइज और शेप चेंज हो जाता है, तो उसके बाद में उन पार्टिकल्स के बीच में, जैसे मैं एग्जांपल लूं H2O का, H2O में हमारे जैसे हमने एक ग्लास में वाटर लिया तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे, है ना, एटम्स होंगे। तो मान लेता हूं मैं ये ऑक्सीजन, इसके साथ में एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। ऐसे ही दूसरा होगा ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है। ऐसे एक तीसरा होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मैंने लिया है। तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स।
क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में लग रहा है, ऑक्सीजन इस पूरे जो एटम के बीच में लग रहा है उसको बोलेंगे इंट्रा एटॉमिक फोर्स। यही आपका इंटरनल फोर्स है, यही आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोल दो या इंट्रा एटॉमिक फोर्स बोल दो, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है। ये बातें आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो भी हमारे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन इंट्रामोलिकुलर फोर्स एंड डिस्टेंस, मैं बोल रहा हूं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस और डिस्टेंस के बीच में हमारा ग्राफ कैसा आएगा, इनका रिलेशन कैसा है। तो हम बात करते हैं कि एक ऐसा हमको ग्राफ मिलता है। अब हम इसको उल्टा जाएंगे ना, ये हमारा फोर्स इंट्रामोलिकुलर, ये हमारी आर डिस्टेंस। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आर बहुत ज्यादा थी, आर बहुत ज्यादा थी, ये नीचे का पार्ट जो है वो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन, ये वाला रिपल्सन होगा। हाँ, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आर बहुत ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा कम होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स कम है, फिर जैसे जैसे आर कम होगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक पॉइंट तक जाके बढ़ेगा, मैक्सिमम बढ़ गया, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। उसके बाद में किसी पॉइंट पे जाके अट्रैक्शन फोर्स अब कम होगा और जीरो होगा। ये मान लेते हैं आर नॉट, कोई आर नॉट पॉइंट है जहां पे अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो चुका है। अब अगर और ज्यादा क्लोज आए, और ज्यादा मॉलिक्यूल क्लोज आए तो अब रिपल्सन होगा, अब रिपल्सन होगा, और ऐसा कुछ ग्राफ अपने को मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आर को डिक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे पहले तो अट्रैक्शन बढ़ता है, आर डिक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन एक टाइम के बाद में अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो चुका है, उसके बाद में अब वो वापस कम होना स्टार्ट होगा। किसी एक पॉइंट पे जाके कोई एक डिस्टेंस आर नॉट आ जाती है जहां पे अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स दोनों जीरो हो चुके हैं, और उसके बाद में और आर कम करोगे तो अब आपका जो है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपल करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, फोर्स वर्सेस जो डिस्टेंस है इनके बीच का ग्राफ है। अब इन्हीं में एक और ग्राफ आता है बिल्कुल ऐसा ही, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, इसी से डिनोट करता हूं मैं। बिल्कुल ऐसा ही, इसके नीचे ही मैं डिनोट कर रहा हूं ना, तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये आर नॉट पॉइंट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है यू वर्सेस आर का, वो भी कुछ ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा कि किसी एक पॉइंट पे जब मैक्सिमम है, आपका अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है नेगेटिव में, ये नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तब आपका पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगा, और किसी आर नोट पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा और फिर ऊपर बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आएगा इन दोनों का। तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स आपको पता होगा, फोर्स इक्वल टू डी यू बाई डी आर, है ना, तो इससे भी आप पता कर सकते हो। तो बेसिकली ये दोनों ग्राफ आपको जो है वो थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डी यू बराबर होता है फोर्स इंटू डी आर, है कि नहीं, आपको पता चल जाना चाहिए। At r naught distance potential energy will minimum, and at when potential energy will maximum negative value। और जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा मिनिमम होगी उस कंडीशन पे हमारा जो है वो पार्टिकल स्टेबल होगा, पार्टिकल स्टेबल होगा। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि पार्टिकल जो है वो स्टेबल कब होगा, पार्टिकल स्टेबल होगा जब मिनिमम आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, देखो
रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, एक ठोस बॉडी बोल सकते हैं इसको, सॉलिड बॉडी जो है वो बोल सकते हैं, ठोस बॉडी। इस मान लेते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है, मान लेते हैं ऐसे कि ये एक रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ? आप इसके ऊपर कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ लेकिन इसके साइज और शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स नो चेंज इन साइज और शेप, नो चेंज इन साइज और शेप, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। अगर उनकी साइज और शेप में कोई भी चेंज नहीं आता है तो हम उसको बोलेंगे ये एक रिजिड बॉडी है। और रिजिड बॉडी का एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक जो था, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, डायमंड। सबसे हाईएस्ट जो रिजिड बॉडी है वो है डायमंड अपना, सबसे हाईएस्ट जो रिजिड बॉडी है वो अपना डायमंड है। डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने बता दिया है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी के बारे में भी मैंने बता दिया है ना। तो सबसे पहले आप ये सोचना कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में, सबसे पहले आता है इलास्टिक, कि हो सकता है कि पूरा का पूरा जितना भी हमने साइज और शेप चेंज किया वो पूरा का पूरा जो है वो रिटर्न कर ले, वापस से रिस्टोर करा दे। अगर पूरा रिस्टोर नहीं करता है तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक मटेरियल, यानी कि कुछ तो रिस्टोर हुआ है लेकिन कुछ परमानेंट जो है उसमें लेंथ इंक्रीज हो गई, और अगर बिल्कुल भी लेंथ जो है वापस रिस्टोर नहीं होता है तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक। तो इलास्टिक नहीं तो इन इलास्टिक नहीं तो प्लास्टिक, कुछ इस तरीके का आपका जो है वो रेशियो होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर। इस चैप्टर में हम लोग दो तीन चीजें पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे हम स्ट्रेस, है ना, और इसी के बगल में हम एक पढ़ेंगे स्ट्रेन। फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब हम लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूं। अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूं यानी कि मैं बोलता हूं कि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर है। एग्जाम से एक दिन पहले हम बोलते हैं, किसी का कॉल आता है, नहीं मम्मी मेरे को खाना नहीं खाना है क्योंकि आज मेरे ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कल मेरा एग्जाम है तो मेरे ऊपर प्रेशर है। प्रेशर को हमको पता है कि हम लिखते हैं प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रेस क्या होगा, प्रेशर, और स्ट्रेस को भी लिखेंगे, स्ट्रेस जो होता है ये होगा आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। किसी भी बॉडी के ऊपर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो तो जिस एरिया पे लगा रहे हो, अगर मैं फोर्स जो लगाया गया फोर्स है डिवाइडेड बाय उसका एरिया कर देता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो आपका स्ट्रेस आ जाएगा। ये पता रहा है कि स्ट्रेस बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। अच्छा, ये पता चल गया। स्ट्रेन क्या होता है? तो जब मैं बोल रहा हूं कि कोई भी बॉडी के ऊपर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, और जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं तो उसकी लेंथ में हो सकता है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कुछ तो चेंज होगा, है ना। मैं बोल रहा हूं उसकी साइज या शेप में कुछ तो चेंज होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक बॉडी जिस पे फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसकी शेप या साइज में कुछ चेंजेस हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, मे भी हो सकता है वो एरियल हो, मे भी हो सकता है वो वॉल्यूमेट्रिक हो, मे भी हो सकता है वो लेंथ पे हो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रेन जो है वो है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। बात समझे कि नहीं समझे? हो क्या रहा है बेसिकली? हो ये रहा है कि एक बॉडी पे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से दो चीजें क्रिएट हो रही है, एक को हमने स्ट्रेस बोल दिया, एक को हमने स्ट्रेन बोल दिया। स्ट्रेस कब लग रहा है? जब वो डिफॉर्म होना चाह रहा है। जैसे ही हमने फोर्स लगाया उसके एरिया के ऊपर तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया किया तो हमारा स्ट्रेस आ गया, है ना। स्ट्रेन क्या हो गया? तो मैंने कहा कि वो चेंज हो चुका है अब, और जितना चेंज हुआ तो हमने एक प्रॉपर्टी निकाली स्ट्रेन की, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। हो सकता है लेंथ में चेंज हुआ तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, हो सकता है वॉल्यूम में चेंज हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, हो सकता है एरिया में चेंज हुआ तो चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। तो हम इन दोनों को अच्छे से जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। ये जो स्ट्रेस है इसको, ये जो फोर्स है इसको हम इंटरनल फोर्स भी बोल सकते हैं,
है ना, वापस रीस्टोर करेगा, इंटरनल फोर्स भी बोल सकते हैं या इंटरनल मोलिकुलर फोर्स बोलेंगे, इंटरनल मोलिकुलर फोर्स ये भी बोल सकते हैं ना। तो स्ट्रेस जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको फोर्स दिया होगा, एरिया दिया होगा, तो आप स्ट्रेस आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा, इनकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट, आपको पता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया प्रेशर होता है, तो स्ट्रेस की यूनिट भी प्रेशर होगी, क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस की। अच्छा, स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो ये यूनिट लेस है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन, डायमेंशन से डायमेंशन कट जाएगा, बस एक वैल्यू आएगी, तो ये यूनिट लेस है। तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ ले कि स्ट्रेन और स्ट्रेस में से कौन सा जो है वो यूनिट लेस प्रॉपर्टी है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स के ऊपर। तीन तरीके के स्ट्रेन होते हैं, तीन तरीके के स्ट्रेस होते हैं। सबसे पहला मैं बोल रहा हूं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ऐसे ही मैं सेम बोल रहा हूं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन ऑल्सो, थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेन ऑल्सो, है ना। तो मैंने बोला कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेन, है ना। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ के अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा आएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तीसरा आएगा आपका शियर स्ट्रेस, तीसरा आएगा आपका शियर स्ट्रेस। ऐसे ही आपका जब आप स्ट्रेन निकालोगे तो वो स्ट्रेन भी तीन तरीके की आएगी आपकी, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शेयर। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेन। दूसरा आएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा आएगा आपका शेयर स्ट्रेन। एक एक करके सभी को समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहला ही मैं स्टार्ट करवा रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल, क्वेश्चंस भी करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना, और इधर ले लेते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ के अलोंग, अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। यानी कि इसमें क्या हो रहा होगा कि एक कोई लेंथ रोड होगी या कुछ तो ऐसा होगा, उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, है ना, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल थी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ का है ये ए दे दिया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना। और इसकी जो लेंथ थी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये जो है वो इसकी लेंथ बढ़ के ऐसी कुछ हो गई है, मान लेते हैं ऐसी कुछ हो गई है, यहाँ पे हो गई है। तो यहां से मेरे को पता चला ये जो है वो डेल्टा एल इनका लेंथ में इंक्रीज हो गया है। किसकी वजह से, डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने लगाया ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी लेंथ में इंक्रीज हो गया, लेंथ इंक्रीमेंट हुआ। कितना हुआ, डेल्टा एल, एरिया क्रॉस सेक्शनल ए अभी भी, और फोर्स ये एफ है। तो आपने फोर्स लगाया, पहले मान लेते हैं ये एक रोड है ना, ये एक रोड है, ये रोड है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में थी, एकदम चिल कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, इस पे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इसकी लेंथ एल थी। अब मैंने इसके ऊपर ऐसे 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 मान लेते हैं एक फोर्स लगाया ना, ये ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया मैंने, तो इसको मैंने खींचा, खींचा तो इसकी लेंथ यहाँ तक बढ़ गई मान लेते हैं ना, तो डेल्टा एल बढ़ चुकी है, डेल्टा एल बढ़ चुकी है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये प्रेशर में आ चुका है, स्ट्रेस में आ चुका है। क्यों, क्योंकि अब इसको जैसे ही ये सोच रहा है कि फोर्स छोड़ दे, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है छोड़ दे, तो मैं अपना फोर्स लगाऊं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और उसकी वजह से अपनी साइज जो है वो रिटेन कर लूं। बात समझ आएगी नहीं समझ आए? तो जब तक इसकी लेंथ बड़ी हुई है, इसके पास पे क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस कितना है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स लगा रखा है तुमने, एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल जिसपे इसको प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर जो फोर्स है वो ऑलवेज इस एरिया के क्या है,
परपेंडिकुलर। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि इस एरिया के, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है, इसके फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर लग रहा है। हमने बोला कि सर स्ट्रेस जो होगा लॉन्गिट्यूडनल, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है वो होगा सर फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये बात समझ आई कि नहीं आई, कि फोर्स जो परपेंडिकुलर एरिया पे लग रहा है और डिवाइडेड बाय जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इनको निकालेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा लेंथ के अलोंग। ऐसे ही अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो ये अपना लेंथ फोर्स लग रहा है F, यहाँ पे एरिया A और लेंथ थी L। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स आफ्टर सम टाइम द लेंथ विल इंक्रीज डेल्टा L, डेल्टा L मान लेते हैं फोर्स F और क्रॉस सेक्शनल A। स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस होता है। स्ट्रेन बोलता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलता है कि चेंज इन डायमेंशन। अब यहाँ पे सिर्फ हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि लेंथ के अलोंग जा रहा है तो हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। बस यही सब करना है इन तीनों के अंदर। जो 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन है, उसमें यही करना है। तो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगी डेल्टा L, चेंज तो इतना आया, चेंज इतना आया, ओरिजिनल इतनी थी, उसमें से ये चेंज हो गया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये आपके आ गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी मिल गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी मिल गया। सेकंड टाइप ऑफ की बात करते हैं हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेस में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं लेना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये एक मेरे पास में एक गुब्बारा है, ठीक है, उस पर मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ऐसे चारों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूं कि इसका जो ये एरिया है ये ऐसा हो गया है, कुछ इसका एरिया कम हो चुका है। ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो यहां से यहां पे हो गया है, ऐसा मान लेते हैं ना। तो मेरा स्ट्रेस क्या आएगा, स्ट्रेस जो है वो मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अभी भी फोर्स जो है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। स्ट्रेन में क्या होगा, तो स्ट्रेन में इस बार क्योंकि स्ट्रेन में वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं, पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वहां पे तो हमें सिर्फ सरफेस एरिया देखना है, लेकिन यहाँ पे पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मैं स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलूंगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। बात समझ बैठी कि नहीं बैठी। जो भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बॉडी, तो आपको स्ट्रेन में वही लिखना है। सिर्फ एरिया चेंज हो रहा होता तो मैं सिर्फ एरिया डिवाइडेड बाय एरिया लिखता, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया लिखता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एरिया नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम पूरी चेंज हो रही है, तो हम बात करेंगे डेल्टा वी बाई वी। अब तीसरा आता है हमारा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, अब जो हम समझेंगे ये थोड़ा सा समझने लायक है। मान लेते हैं ये सरफेस है और इस सरफेस पे मैंने एक कोई ऐसे करके एक बॉडी रखी है ना, ऐसा मान लेते हैं। अब जो इसका एरिया है वो, जो भी ये सरफेस है इसकी, तो हम ये वाला एरिया मान रहे हैं सरफेस पे टच, ये वाला एरिया है, इस एरिया के पैरेलल जो है फोर्स लगाएंगे। पैरेलल कहाँ लगाएंगे, तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे एक कोने पे एक फोर्स लगाता हूँ F। जैसे ही मैंने कोने पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो है वो मुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। मैं नीचे डायग्राम बना देता हूं कि पहले ऐसा था, लेकिन अब जो है वो ऐसा हो गया है। तो बॉडी कुछ ऐसी हो गई है, ये चेंज हो गया है। सिर्फ यहां पे फोर्स लगाया ना मैंने, यहां पे फोर्स लगाया सिर्फ, तो ये तो मुड़ गया, लेकिन ये फोर्स का एक एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से ये यहीं पे फिक्स्ड है। अगर ये यहीं पे फिक्स्ड है और ये मुड़ चुका है, तो इसकी लेंथ में जो है वो, ये मान लेते हैं चेंज आया आपका एक्स का, मान लेते हैं एक्स जो है वो शिफ्ट हो गई, और इसकी लेंथ जो है वो एल है, हाइट जो है वो एल है, और ये वाला एंगल थीटा है। तो आपको थीटा पता करना हो सकता है, टेन थीटा निकाल सकते हो आराम से। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस।
तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला ये x बाई एल आ जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर x बाई एल आ जाएगा। एक तो चीज ये पता करनी है। दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस वही है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, लेकिन इस बार स्ट्रेस जो शियर स्ट्रेस है वो अपन लिखेंगे, शियर स्ट्रेस जो है वो लिखेंगे फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब तक जो है वो परपेंडिकुलर आया था, अब जो है वो पैरेलल आ जाएगा, तो फोर्स पैरेलल डिवाइडेड टू एरिया। अच्छा, शियर स्ट्रेन डायग्राम यही का यही है। स्ट्रेन में चेंज क्या है, तो आपको जब भी शियर स्ट्रेन लिख रहे हो तो आपको लिखना है चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये चेंज हो गया यहां से, तो अपन लिखेंगे x में चेंज हुआ डिवाइडेड बाई l, यही होगा। यानी कि टेन थीटा ही आपका क्या है, शियर स्ट्रेन है। बस ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, बस ऐसा ही है कि इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ये लेंथ तो सेम है, इसमें भी चेंज नहीं हुआ है, इसमें भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ये वाली लेंथ से ये वाली लेंथ जो है बढ़ चुकी है, तो हमने x डिवाइडेड बाई एल लिख लिया। और ये बहुत छोटा सा होता है x जो है, जैसे मान लो ये मेरा एक बॉडी है, तो मेरा थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है, तो थीटा भी छोटा ही होगा, है ना। तो ये अपन लोग जो है वो सारा कुछ देख सकते हैं। तीन तरीके के हमने स्ट्रेस पढ़े, तीन तरीके के हमने स्ट्रेन पढ़े। इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे अभी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद में अपन हुक्स लॉ पे जाएंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि एक सरफेस ऐसी एक रोड लगा रखी है ना, इस रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर, फोर्स लगा रहे हैं इस पे कुछ 100 न्यूटन का। आपको बताना है स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा, आपको स्ट्रेस पता करना है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो स्ट्रेस आ जाएगा आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये आ जाएगा 100/1 यानी कि 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया बहुत इजीली। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया निकालना था आपका, तो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आपको दो रोड दे रखी है, ऐसे करके दो रोड दे रखी है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों पे फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन रेडियस चेंज है। इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है और इसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है दोनों के स्ट्रेस का रेशियो, रेशियो ऑफ स्ट्रेस, दोनों के स्ट्रेस का रेशियो। मैं ये बोल सकता हूँ स्ट्रेस जो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, फोर्स दोनों का सेम है, यानी कि इन दोनों का रेशियो जो होगा वो A2/A1 होगा। फोर्स डिवाइडेड बाय A1 डिवाइडेड बाई F2/A2, तो A2 ऊपर चला गया तो A2/A1 हो जाएगा। किसी को समझ नहीं आया तो मैं समझा दूं कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस बोला है, यानी कि स्ट्रेस 1 डिवाइडेड बाई स्ट्रेस 2, ऐसा ही बोला है मैंने, है ना। स्ट्रेस 1 डिवाइडेड बाई स्ट्रेस 2 मैंने बोला है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स 1 डिवाइडेड बाई एरिया 1 डिवाइडेड बाई फोर्स 2 डिवाइडेड बाई एरिया 2। फोर्स सेम है दोनों पे, तो F1 F2 कट गए, A2 चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा, A2 चला जाएगा ऊपर, A1 आ गया नीचे। इनके रेशियो निकालने यानी कि एरियाज के रेशियो निकालने, आपका स्ट्रेस का रेशियो मिल जाएगा। अच्छा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कटा, यानी कि R1/R2 का रेशियो निकाल लो और उसका स्क्वायर कर लो। तो स्ट्रेस का जो भी रेशियो है वो आएगा R1/R2, सॉरी R2/R1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो R2/R1 का स्क्वायर करना है। अच्छा, R2 कितना दिया है हमको, R2 दिया है 2 सेंटीमीटर, R1 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 2/1 का स्क्वायर, 4/1 आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों के स्ट्रेस का जो भी रेशियो आ रहा है वो 4/1 आ रहा है, क्योंकि इनकी सिर्फ रेडियस चेंज है, एरिया चेंज हो जाएगा, लेंथ सेम है, फोर्स सेम है, सब कुछ सेम है। चाहे स्ट्रेस का बोलते या स्ट्रेन का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि लेंथ अभी तक इंक्रीज कितनी हुई वो हमें नहीं पता है, तो स्ट्रेस का ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसे करके, है ना, इसमें एक लेंथ दे दी है, ऐसे ये स्ट्रिंग है, टेंसाइल होता है इसके अंदर,
यहाँ पे एक मास लटका दिया है 10 kg का, और फिर एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे मास लटका दिया है 5 kg का, है ना। और ये जो रॉड है या स्ट्रिंग है इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है रॉड है इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन बोथ वायर, रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन बोथ वायर, रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन बोथ वायर्स, रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन बोथ वायर्स। क्या किया जाए बताओ। मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो मेरे को ये पता होना चाहिए फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो स्ट्रेस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑफ 2 इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ फोर्स 1 डिवाइडेड बाय एरिया 1 कर लो, और डिवाइडेड बाय फोर्स 2 डिवाइडेड बाय एरिया 2 कर लो। क्या यहाँ पे फोर्स सेम है? तो मैं बोलूंगा अब फोर्स सेम नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स T1 मान लेते हैं, इसके अंदर टेंशन फोर्स T2, यहाँ का T1 मानते हैं, यहाँ का T2 मान लेते हैं ना। और एनएलएम में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कि हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जब वो लटकी हुई हो, एनएलएम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो T1 T2 कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि T2 कितना आएगा, तो ये 50 लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो T2 50 आ जाएगा। बोला सर हाँ सही बोल रहे हो। ऐसे ही मैं अगर 10 kg का फ्री बॉडी बनाऊं तो नीचे 100 लग रहा है और T2 लग रहा है, ऊपर T1 लग रहा है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि ऊपर के फोर्स नीचे के फोर्स बराबर होंगे। और अगर बराबर होंगे तो मैं बोल सकता हूं T1 बराबर 100 प्लस T2, और T2 की वैल्यू अगर 50 है तो मैं बोल सकता हूं T1 100 प्लस 50 150 आएगा। यस और नो? तो यहां से मुझे पता चल गया T1 जो है वो 150 न्यूटन आ रहा है। चलो ये डाटा मुझे मिल चुका है, यानी कि मुझे पर्टिकुलर एक एक जो रोड है या स्ट्रिंग है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे मिल चुका है। F1 F2 की वैल्यू पता चल गई। T1 इक्वल टू F1 मान लेते हैं, T2 इक्वल टू F2 मान लेते हैं। तो यहां से मुझे पता चला F1 की वैल्यू 150 डिवाइडेड बाई, अब मेरे को एरिया 1 चाहिए और ये 50 डिवाइडेड बाई एरिया 2 चाहिए, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंबल कर लेता हूँ। अच्छा एरिया भी निकाल सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर, ये R1 है, ये R2 है। ओके हो गया क्वेश्चन। 150 डिवाइडेड बाई पाई R1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, N2 इसको उल्टा कर दो तो A2 आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। 50 का गया 3 टाइम्स, पाई से पाई गया, ये 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 3 इंटू 4 12 आंसर आ जाएगा। किसी को समझ नहीं, चमका नहीं हो तो बता दो, चमका कि नहीं चमचा चमका। तो 12:1 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेस के रेशियोज के बारे में। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन थोड़ा सा मे भी हो सकता है आपको दिक्कत करे। तो बेसिकली एक लिफ्ट बना रखी है हमने। अच्छा लिफ्ट ऊपर कैसे जाती है? तो लिफ्ट के ऊपर की साइड में जो है वो आपकी ऐसे स्ट्रिंग्स लगी रहती है, तो वो खींचती है ऊपर, रोटेट होती जो है वो रोल होती जाती है और लिफ्ट ऊपर जाती है। जब नीचे आती है तो रोल खुलता है, नीचे आती है। तो ये लिफ्ट है, लिफ्ट का वेट दे रखा है आपको 500 kg। ऐसा मान लो ये ब्लॉक है 500 kg का, और ये अपवर्ड मोशन कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो है वो 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो है वो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ये आपका एक्सेलरेशन गिवन है, आपको ये पता करना है। अच्छा इसके अंदर ये दिया है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। अच्छा मैं पहले बता दूं ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है, अच्छा स्ट्रेस होता क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये तो आपको पता होगा। ब्रेकिंग का मतलब होता है ब्रेक हो जाए, अगर उससे ज्यादा हमने स्ट्रेस लगा दिया तो वो बॉडी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस है। तो मैं बोल रहा हूं कि सर मैंने स्ट्रेस तो पढ़ लिया, ये ब्रेकिंग क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होगा क्या अपन एरिया चेंज कर रहे हैं उस रोड का। जैसे यहाँ पे ये रोड लगी हुई है, मान लेते हैं ये रोड लगी हुई है, क्या इसका एरिया चेंज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। तो अगर एरिया कांस्टेंट है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ फोर्स चेंज होगा। अगर एरिया कांस्टेंट है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ फोर्स चेंज होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा फोर्स मैक्सिमम, उसके बाद में अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये रॉड ब्रेक हो जाएगी, और वो जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। बस 2 मिनट। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब बेसिकली यही हुआ, एरिया कांस्टेंट है, फोर्स मैक्सिमम, यानी कि वो मैक्सिमम फोर्स या लोड अगर इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो टूट जाएगा।
तो जितना स्ट्रेस क्रिएट कर पा रहा है ये फोर्स, जो मैक्सिमम लोड जो है वो जितना स्ट्रेस क्रिएट कर पा रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस, उसको बोलेंगे अपन ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस इन्होंने दिया है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इन्होंने दिया है, समझ रहे हो आप? ये दिया है 3 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस की जो यूनिट है। इफ द लिफ्ट मूव्स अप विद एक्सेलरेशन, आपको दिया कैलकुलेट द मैक्सिमम रेडियस ऑफ वायर, कैलकुलेट द मिनिमम, सॉरी कैलकुलेट आर मिनिमम, कि कितना मिनिमम होना चाहिए। तो एक चीज मैं बताऊं कि अगर मुझे ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, यानी कि मुझे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया दे दिया है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया दे दिया है, फोर्स तो मेरे को पता है ना, यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा है क्या? देखो ये ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं इसको रोक दूं तो नीचे की तरफ एक जी इफेक्टिव लगेगा, जो लगेगा जी प्लस ए के बराबर। जी की वैल्यू ले लेंगे 9.8, तो टोटल हो जाएगा 15। नीचे की तरफ एम जी लगेगा, एम 500 इंटू 15, ये एम जी, जी इफेक्टिव, यानी कि मेरा फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है एम जी प्लस ए, जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई एरिया पाई आर स्क्वायर। अब तो सिर्फ आर निकालना है, सब कुछ दे रखा है, तो बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन, तो एकदम बहुत इजी हो चुका है ये क्वेश्चन। तो अब जो है वो 3 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10⁸ बराबर होगा m की वैल्यू 500, g प्लस ए की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू पाई, आर स्क्वायर निकालना है। तो ये पाई से पाई कटा, ये 3 का गया 15 में 5 टाइम, ये 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो काट दो तो बच्चा 5 इंटू 5 25, आर को इधर ले जाओ, नीचे ले आओगे तो आर स्क्वायर बचेगा 25 डिवाइडेड बाई 10⁶, नीचे चला गया, तो आर बचेगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 10�3, यानी कि 0.005, यानी कि 5 मिलीमीटर, इतना होना चाहिए। 5 मिलीमीटर जो है वो आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो करीब करीब 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने देख ली है ना। अब हम लोग स्ट्रेस के कुछ क्वेश्चंस में भी एक दो करेंगे तो करेंगे, नहीं तो सीधा अपन लोग हुक्स लॉ पे जाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ की। हाँ जी बच्चों, तो हमने बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ ली थी। ओके, सो बेसिकली हमने जो है वो स्ट्रेन स्ट्रेस पढ़ लिया था, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, और 3 तरीके के स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने जो है वो देखे थे। अब मैं आगे बढ़ूंगा, स्ट्रेन और स्ट्रेस से आगे जो अपना टॉपिक है वो रहेगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, सो बेसिकली हुक्स, जो हुक है ये एक साइंटिस्ट है, और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, और वो थ्योरी क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जो भी हुक्स बोलेगा वो इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, है ना। और इस चैप्टर में हमने अब तक जो है वो 2 चीजें पढ़ी है, एक तो पढ़ा है स्ट्रेस और एक पढ़ा है स्ट्रेन, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास में कोई एक बॉडी है, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास में कोई एक बॉडी है और मैं इस पे कुछ फोर्स लगा रहा हूं, कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, मैंने जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे लगाना, अप्लाई करना स्टार्ट किया। क्या होगा? बॉडी का शेप जो है वो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे करके, मान लेते हैं चेंज हो गया, दिस इज सेडेड चेंजेस शेप और साइज। तो ये शेप और साइज चेंज हो गया, यानी कि मैंने क्या किया? डिफॉर्मिंग फोर्स दिया, उसकी वजह से जो ये बॉडी है इसके ऊपर फोर्स डिवाइडेड बाय इसका एरिया, स्ट्रेस क्रिएट हुआ, और ये स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ? इसकी बॉडी डिफॉर्म हुई, यानी कि इसकी लेंथ में, साइज में, शेप में चेंज आया, तो उसकी वजह से हमने स्ट्रेन लिखा डेल्टा एल बाई एल, है ना। जब तक हमने फोर्स नहीं लगाया तब तक स्ट्रेस भी नहीं लगा था, और जब तक स्ट्रेस क्रिएट नहीं हुआ तब तक ये स्ट्रेन भी नहीं आया था। यानी कि मैं बोलूं सबसे पहले फोर्स लगा, उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हुआ, और उसकी वजह से स्ट्रेन जो है वो इस बॉडी का हुआ। हुक्स बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो समझनी है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये बहुत अच्छी लाइन है जो याद रखनी है, विद इन द इलास्टिक लिमिट।
विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये जरूर ध्यान रखना। इलास्टिक लिमिट क्या होता है उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यानी कि हुक्स ने बताया कि इलास्टिसिटी चैप्टर में जो ये स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप टू या विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जब तक इलास्टिक लिमिट को एक्सीड ना करे तब तक आप जो स्ट्रेस लगा रहे हो वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम पूछते हैं कि सर ये इलास्टिक लिमिट है क्या, इलास्टिक लिमिट है क्या, है ना, इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक क्या होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी एक रबर का, मैं फिर से वो एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेते हैं ये रबर है ना, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं, मैं यहां पे आ जाता हूं, हाँ, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं खींच रहा हूं खींच रहा हूं, ये मैक्सिमम एलोंगेशन है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी जोर से खींचूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब मैंने आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बताया है ना, मैक्सिमम लोड कितना। तो मैं इन दोनों उंगलियों से फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगा रहा हूं, है ना, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ थी नॉर्मल मान लेते एल थी, वो कई गुना बढ़ चुकी है। ठीक है, अब जब ये बढ़ चुका है तो ये बोल रहा है कि इलास्टिक लिमिट, यानी कि जब तक इसकी एक ऐसी लिमिट जब मैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दूं तो ये वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाए। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मेशन फोर्स, और इसको लिखेंगे मैक्सिमम, है ना, वो मैक्सिमम फोर्स आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मेशन फोर्स बॉडी विल स्टिल attain its initial condition या initial position। वो मैक्सिमम लिमिट जब तक किसी बॉडी की इलास्टिसिटी जो है वो अभी भी बची है, यानी कि वो इलास्टिक लिमिट है। इससे ज्यादा अगर तुमने एलोंगेट कर दिया, इससे ज्यादा अगर तुमने स्ट्रेस लगा दिया तो उसके अंदर कंप्लीटली वो इलास्टिक नहीं रहेगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लास्टिक परमानेंट जो है वो इलोंगेशन रह जाएगा। ये मेरी बात जो है वो समझ आई होगी। इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं इसको, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी की मैक्सिमम लिमिट। ये बोल रहा है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट आप जो चाहे कर लो, स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक आता है कांस्टेंट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू ई इनटू स्ट्रेन, और ये ई होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं इन दोनों के बीच में तो मैं बोलूंगा ये अपना स्ट्रेस आ गया, ये हमारा स्ट्रेन आ गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, एक कोफिशिएंट ऑफ आपका इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, तो जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका जो स्लोप है टेन थीटा वो आपका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, वो अपन डायरेक्टली देख सकते हैं। यहां पे एक चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है, हमेशा नोट करके ध्यान रखनी है हमेशा, कि ये जो भी थीटा है एंगल इज ऑलवेज मेड फ्रॉम स्ट्रेन एक्सिस। जहां भी स्ट्रेन दिया गया है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रेन की जो एक्सिस है उसी से एंगल बनाओगे। ये नहीं कि आपने स्ट्रेस से जो है एंगल बना दिया, वो एंगल जो है वो सही नहीं होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है।
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वहां पे अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कोफिशिएंट आता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका जो है वो डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं कि सर मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है वो होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अपन देख भी सकते हैं ना, यहां से अगर मैं ऐसे देखूं तो ये ई आ जाएगा अपना स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। यही काम आने वाला है, यही काम आने वाला है। तो बेसिकली आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। तो ये पूरा का पूरा हुक्स लॉ था। थोड़ा सा ग्राफ का भी ध्यान रखना कैसे ग्राफ आता है। उसके बाद में आता है टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस 3 तरीके का होता है, स्ट्रेन भी 3 तरीके का होता है। 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस इज देयर, 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन इज देयर, सो 3 टाइप ऑफ मॉडुलस इज देयर बिकॉज वी नो द हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज डायरेक्टली स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस भी 3 तरीके का, स्ट्रेन भी सेम 3 तरीके का, तो अलग अलग डिवाइड होगा तो 3 तरीके का जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अपन लिखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितने टाइप का? 3 टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहला हो जाएगा हमारा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको लिखते हैं कैपिटल वाई से, है ना। डिनोशन आपको ध्यान होना चाहिए कैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में जो सेकंड है वो आ जाएगा हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये आ जाएगा हमारा कैपिटल बी से। तीसरा आएगा हमारा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको अपन लिख सकते हैं गामा से लिख सकते हैं, है ना। तो ये 3 जो है वो अपने को अलग अलग मॉडुलस लिखने हैं, तीनों पढ़ने हैं अच्छे से। गामा से लिख सकते हो या फिर चाहो तो नीटा से भी लिख सकते हो, है ना। कहीं कहीं पे आपको नीटा भी दिया होगा, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, ये नीटा। तो अपन जो है वो पहला स्टार्ट करेंगे यंग मॉडुलस, पहला स्टार्ट करेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से। यंग्स में आपको ध्यान रखना है, यंग्स सबसे ज्यादा यंग कौन होगा? लेंथ। अरे सबसे ज्यादा लंबा कौन होता है? लेंथ लंबी होती है ना, तो यंग यही हुआ। तो अब जो है वो मैं बता दूं आपको कि यंग्स के अंदर हम लोग जो स्ट्रेस और स्ट्रेन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं, हाँ, तो हम लोग यंग्स के अंदर एक तो हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वाली। किसकी बात करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि इसमें जो भी प्रॉपर्टीज आएगी वो लॉन्गिट्यूडनल वाली आएगी, स्ट्रेस भी लॉन्गिट्यूडनल और स्ट्रेन भी लॉन्गिट्यूडनल। तो यंग्स मॉडुलस बाय हुक्स लॉ हमको पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो मॉडुलस आपका आ जाएगा यंग्स मॉडुलस बराबर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है कि नहीं। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में कोई एक रॉड है, हो सकता है ये वर्टिकल हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल हो, इसकी लेंथ एल है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, थोड़ी देर बाद में इसकी लेंथ जो है वो ऐसे डेल्टा एल चेंज हो जाती है ना, डेल्टा एल चेंज हो जाती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने फोर्स लगाया एफ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ जो है वो एल थी, और इसका यंग मॉडुलस वाई हमको कुछ दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो हमारा आएगा वाई इक्वल टू स्ट्रेस क्या आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वाला, हमें पता है स्ट्रेस इज अ प्रेशर, सो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या आ जाएगा, हमको पता है कि जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डेल्टा एल बाय ओरिजिनल एल, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका यंग मॉडुलस आ जाएगा एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल।
ये फॉर्मूला आपको ध्यान से याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला F बाई ए डेल्टा L बाई एल, F बाई ए और L बाई डेल्टा एल ऐसे भी बोल सकते हैं, Y बराबर F बाई ए L बाई डेल्टा एल। तो आपको थोड़ा सा ये जरूर ध्यान देना है, इससे जो है क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है आपका बल्क मॉडुलस। कलर चेंज कर दे अपन, ग्रीन तो नहीं रखेंगे, आई थिंक जो है वो ये रख लेते हैं। हाँ, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको लिखते हैं कैपिटल बी से। बल्क मॉडुलस वही सेकंड वाला वॉल्यूमेट्रिक, बल्क वही सेकंड वाला वॉल्यूमेट्रिक की अगर एक हमारे पास में ऐसा कुछ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है, अगर इस पे फोर्स लगाया जा रहा है कुछ, है ना, चारों तरफ से, तो इसका जो है वो एरिया कम हो जाएगा या इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो भी मानो, है ना। तो पहले V था, अब जो है वो चेंज आ गया डेल्टा V का। तो मैं बोलूंगा कि बल्क मॉडुलस होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमको पता है कि वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेस है वो होता है, स्ट्रेस इज ऑलवेज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो फोर्स, अब अच्छा, इन दोनों में जो लॉन्गिट्यूडनल वाला और वॉल्यूमेट्रिक है, इनमें जो है वो फोर्स रहता है आपका परपेंडिकुलर, है ना, और जो शियर वाला है उसके अंदर जो फोर्स रहता है वो रहता है पैरेलल टू द सरफेस। इस चीज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लॉन्गिट्यूड में लेंथ चेंज हो रहा था, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक में क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक में हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। तो यहाँ आ जाएगा बीटा बराबर F डिवाइडेड बाई ए डेल्टा V डिवाइडेड बाई V। ये मस्ट आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमारा यंग मॉडुलस आया था Y बराबर F बाई ए L बाई डेल्टा एल, और यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक ये बल्क मॉडुलस जो आया है वो आया है F बाई ए V बाई डेल्टा V। इतना आई थिंक आपको याद रह जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं हम लोग, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको लिखते हैं नीटा से। अब शेयर वाला आ रहा है तो मैंने डायग्राम आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा, इस पे धक्का यहाँ पे लग रहा है, फोर्स ऐसा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इसका एरिया ए दे रखा है ना, परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये थोड़ी देर में यहाँ पे मुड़ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा अलग से डिनोट कर लेता हूँ। तो ये अब जो है वो ऐसा हो गया है, ये एंगल थीटा हो गया है, इसकी लेंथ L थी, ये X शिफ्ट हो चुका है। ये सारी बातें आई थिंक हमारी हो चुकी थी जब मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे आ जाएगा शियर मॉडुलस नीटा इक्वल टू आपका शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस F पैरेलल डिवाइडेड बाय एरिया, F पैरेलल डिवाइडेड बाय एरिया, और शियर स्ट्रेन जो आता था मैंने बोला था tan थीटा होता है x बाय एल, तो ये आ जाएगा x बाय एल। तो यहाँ से आपका नीटा आ जाएगा F पैरेलल डिवाइडेड बाय a, और नीचे आएगा x, ऊपर आएगा l। ये एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, या इसी को लिख सकते हो नीटा बराबर F पैरेलल डिवाइडेड बाय a, और ये आपका tan थीटा होता है तो tan थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ये तीनों आपके थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो मैंने आपको समझाया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीनों चीज़ें आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में आनी जरूरी है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे। ग्राफ के बारे में ज़्यादा कुछ समझना है नहीं, क्योंकि ग्राफ वही पहले वाला जो बताया था। अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेन और स्ट्रेस में कर्व, तो मॉडुलस आता है अपने को पता है ना, लेकिन मैं बोलूं कि फोर्स और डेल्टा एल के अंदर ग्राफ कैसा आएगा, जब अपने को यंग मॉडुलस दिया गया हो। यंग्स मॉडुलस
के अंदर, यंग्स मॉडुलस के अंदर मुझे फोर्स और डेल्टा एल चेंज इन लेंथ के बीच में ग्राफ चाहिए। तो हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है y बराबर एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। अगर मैं फोर्स निकालूं तो ये आएगा फोर्स बराबर वाई ए डेल्टा एल बाई एल, है ना, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, यानी कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा जो है वो इलोंगेशन होगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली ऐसा, और इसका जो स्लोप है वो हमारा इस इक्वेशन से आएगा वाई ए बाई एल, वाई ए बाई एल, और यही हमारा tan थीटा होगा। तो ये फोर्स और अगर कभी बोले कि फोर्स और डेल्टा एल जो एलोंगेशन हो रहा है, चेंज इन लेंथ है, उनके बीच में ग्राफ निकालिए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा जो आपको पता करना है। बहुत सिंपल है, तीनों मैंने आपको मॉडुलस पढ़ा दिए। अब मैं जो है वो चाहता हूं कुछ क्वेश्चंस कराना। सो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू जनरेट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन की बारी है अब हमारी, है ना, क्वेश्चंस करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू जनरेट 0.1% ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो आपको चेंज इन लेंथ 0.1% का बोला है ऑफ अ वायर हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया है, एरिया दे दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यंग मॉडुलस दे दिया है 5 × 10⁻10, यंग मॉडुलस दे दिया 5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। आपको पता करना है फोर्स कितना लगाया होगा, आपको पता करना है फोर्स। बहुत चिंदी सा क्वेश्चन, एकदम चमक जाएगा जल्दी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको पता है यंग मॉडुलस दिया है, वो होता है फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, यही फॉर्मूला होता है अगर पता हो तो। यंग मॉडुलस क्या होता है? y बराबर एफ बाई ए और एल बाई डेल्टा एल, या डेल्टा एल नीचे लिखो तो ऊपर एल चला जाएगा ना। तो यंग मॉडुलस दिया है 5 × 10⁻10 इक्वल टू, फोर्स फाइंड करना है तो F लिख देते हैं। एरिया हमको दिया है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। आपको ये थोड़ा सा चेंज करना होगा। अच्छा, डेल्टा एल बाई एल, यहाँ पे चेंज ऑफ लेंथ दिया है, डेल्टा एल बाई एल जो है वो दिया है 0.1% चेंज, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाई 100, ऐसा कुछ आएगा डेल्टा एल बाई एल। तो ये आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल, तो 0.1 और ऊपर चला जाएगा 100, ऐसा कुछ आएगा। चमका कि नहीं चमका? देखो ये बोल रहा है चेंज इन लेंथ 0.1% है, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ जो है वो 0.1% है। परसेंटेज कैसे निकालोगे कि कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो डेल्टा एल बाई एल जो है वो इतना दिया है। अब इसको परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, वो मैंने डायरेक्टली वहां पे लिखा है, डेल्टा एल बाई एल मैंने लिख दिया है। अब जो है वो यहाँ से अब करना क्या है, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 गया, नीचे ले आओगे तो 10⁻⁻7 बन जाएगा, -7 इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो ये फोर्स आ जाएगा आपका 5 × 10⁻3, यानी कि 5000 न्यूटन आपका फोर्स लगाना पड़ेगा इतनी लेंथ को चेंज करने के लिए। बात चमकी कि नहीं चमकी? कुछ नहीं किया, एक सिंपल फॉर्मूला लगाया है, y बराबर एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार आपको 2 वायर दिए है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके कुछ आपको, एक वायर है जिसमें हमने एक मास लटका रखा है जिसकी वैल्यू है 20 kg, फिर एक दूसरा वायर है और उससे भी हमने एक मास लटका रखा है जिसकी वैल्यू है 30 kg। ओके, तो 2 वायर है और P और Q, ये P बोल देता हूं मैं, ये Q बोल देता हूं, मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ? जब भी आपको बोला जाए कि जो 2 वायर है अलग अलग लेकिन उनका मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम का मतलब हुआ यंग मॉडुलस सेम है, या मैं बोलूं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम ही होगी ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो वो सेम है, इसने बता दिया। यानी कि इसकी भी यंग्स मॉडुलस वाई, इसकी भी यंग्स मॉडुलस। अच्छा, आपने सोचा कि मैं यंग मॉडुलस ही क्यों लिख रहा हूं? मैं यंग मॉडुलस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे लेंथ दी गई है,
रोड जब भी आती है तो लेंथ कंसीडर की जाती है और लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल लेते हैं तो यंग्स मॉडुलस आता है। ये बेसिक सी चीज है। अब हमको बोला गया है कि सेम मटेरियल एंड हैव सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस का मतलब हुआ कि इनका लेंथ भी सेम है, इनका एरिया भी सेम है ना। ये तक बोल दिया कि सेम डायमेंशंस, यानी कि एरिया सेम है, लेंथ सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ इन वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ इन वायर 1 एंड 2, ये फाइंड आउट करना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, मैं तो बोल रहा हूं बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, यंग मॉडुलस में आपको डायरेक्टली पता होता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला पता है हमको, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। मेरे को फॉर्मूला पता है y बराबर f डिवाइडेड बाई a, डेल्टा एल नीचे आएगा, एल ऊपर जाएगा, है ना। अब इससे मैं क्या करता हूँ, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्रिएट करता हूँ। तो डेल्टा एल को इधर ले जाओ, y को इधर, तो डेल्टा एल आ जाएगा मेरा एफ एल डिवाइडेड बाई a इंटू वाई। बात चमकी कि नहीं चमकी? बोला कि सर बात चमक चुकी है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें से a तो सेम है, y भी सेम है, l भी सेम है, यानी कि डेल्टा एल डिपेंड कर रहा है ओनली फोर्स पे। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। यानी कि मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि डेल्टा एल वन डिवाइडेड बाई डेल्टा एल टू जो है वो फोर्स वन डिवाइडेड बाई फोर्स टू के बराबर होगा। चमका कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो सही है। हमने काफी सिंपल कर दिया, विदाउट कुछ किए हमने काफी सिंपल कर दिया है। अब मुझे F1 F2 पता करना है, यानी कि मुझे ये पता करना है इस रोड में फोर्स कितना लग रहा है, इस रोड में फोर्स कितना लग रहा है, डिवाइड करूंगा रेशियो आ जाएगा। तो देखो इस रोड में फोर्स कितना लग रहा है, जितना इसका mg 300 के बराबर, तो मुझे पता चल गया F2 जो है वो 300 के बराबर आ रहा है, 300 न्यूटन। अच्छा यहाँ पे 300 तो ये स्ट्रिंग लगा रही है और 200 इसका खुद का, तो टोटल F1 आ जाएगा 500, है कि नहीं? अब तो आ गया, अब तो आ गया डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 बराबर F1 बाय F2। F1 आ गया 500 बाय 300, 20 से 20 गया, रेशियो आ गया 5:3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो क्वेश्चन हमारे हो गए, एक अगला क्वेश्चन करवाते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया दे दिया आपको 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस भी आपको इसमें दे रखा है और वो दिया है 5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई वायर है और आपका एरिया दे दिया, क्रॉस सेक्शनल यंग मॉडुलस दे दिया। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक इट लेंथ डबल। फाइंड द फोर्स टू रिक्वायर force required, find the force required to double its length। ये बोल रहा है कि कितना फोर्स लगाए कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करके 2 गुना कर दी जाए, है ना। जैसे मान लो ये L थी तो इसको 2L कर दी, तो ऐसा कैसे किया जाए? तो जब भी यंग मॉडुलस आ रहा है एक ही फॉर्मूला सबसे बेस्ट, y बराबर F/A डेल्टा L/L। फोर्स निकालना है तो फोर्स आ जाएगा आपका यंग मॉडुलस A डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। अब यहाँ पे गिवन है, एरिया दिया है, यंग मॉडुलस दिया है, लेंथ को मान लेते हैं L, तो डेल्टा L आपकी हो जाएगी L2 माइनस L1। L2 2L है, माइनस इनिशियल L है तो ये भी L हो जाएगी, यानी कि डेल्टा और L बराबर है, दोनों काट दो, फोर्स आ जाएगा y इंटू ए। अब तो बस हो गया 5 × 10⁻11 इंटू एरिया दिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर लेना भैया, 0.1 इंटू 10⁻⁴, 0 पॉइंट गया तो ये -5 बन जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5 से 5 ये कटा तो फोर्स आ जाएगा 5 इंटू 10⁻11 - 5 10⁶ न्यूटन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, हाई फोर्स लगाना पड़ेगा। हो गया कि नहीं हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करके ट्राई करना है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो के बारे में। क्या बात करते हैं? पॉइजन्स रेशियो के बारे में। ये क्या होता है पॉइजन्स रेशियो? अब देखो क्या होता है पॉइजन्स रेशियो।
पॉइजन्स रेशियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि अब देखो हो क्या रहा है, रेशियो वही है ना। आपको स्ट्रेस का रेशियो निकालना है, यहाँ पे स्ट्रेन नहीं आएगा, सॉरी आई थिंक पॉइजन्स रेशियो, हाँ स्ट्रेन आएगा, लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं आएगा, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका आपको रेशियो निकालना। अब होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जैसे कि मैं ऐसा मानता हूं कि मान लेते हैं मेरे पास में ये एक बुक है ना, अब मैं इसको रोल करता हूं तो मैंने ऐसा करके एक जो है वो सिलेंडर बना दिया है, आप देख सकते हो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर बना दिया है। अब मैं इस पे नीचे की तरफ में फोर्स लगाता हूँ ना, नीचे की तरफ में फोर्स लगाता हूँ। जब मैंने इसको नीचे की तरफ में फोर्स लगाया, जब मैंने इसको नीचे की तरफ में फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ में इंक्रीज हुई, लेंथ इंक्रीज हुई, लेकिन एरिया क्या हो गया इसका, थोड़ा सा मान लेते हैं कम हो गया, है ना। तो ये देख सकते हो एरिया जो है सिकुड़ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं एक फोर्स लगा रहा हूं तो दो स्ट्रेन क्रिएट हो रहे हैं। मैं डायग्राम बनाता हूं इसका, कि मान लेते हैं कि ऐसा एक सिलेंडर मेरे पास में है ना, ऐसा एक सिलेंडर मेरे पास में है। अब मैं इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता हूं F। जैसे ही मैंने F फोर्स लगाया तो क्या हुआ कि इसकी लेंथ चेंज हुई, लेकिन ये जो विड्थ है ये डिक्रीज हो गई, है ना। तो मान लेते हैं कि यहां से इसका जो डायमेंशन था वो था डायमीटर कैपिटल D, तो अब जो है वो डायमीटर कुछ इतना रह गया है, बट लेंथ जो है वो चेंज हो गई है, बट लेंथ जो है वो चेंज हो गई है, ऐसी हो गई है ना, ये हो गया है। और फोर्स यहाँ पे लग रहा है, अब ऐसा कुछ चेंज हो गया। यानी कि मैं बोलूँ कि लेंथ पहले थी L, तो अब ये जो चेंज हुई है ये डेल्टा L है। पहले कैपिटल D था डायमीटर, तो अब जो चेंज हुआ है वो डेल्टा D है, ये बोल सकता हूं मैं, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका लेटरल स्ट्रेन क्या आएगा, लेटरल का मतलब फोर्स के पेल, ये परपेंडिकुलर फोर्स के दूसरे, जिस पे फोर्स लगा रहा है वो नहीं, दूसरे वाला एरिया, लेटरल दूसरे वाला एरिया। तो मैं बोलूंगा कि ये तो हो जाएगा सर कैपिटल D डिवाइडेड बाय D, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय डायमेंशन। पॉइजन्स रेशियो को अपन लिखते हैं सिग्मा से, और डिवाइडेड बाय अपना जो लॉन्गिट्यूडनल वाला है वो आ जाएगा डेल्टा L बाई L। तो अपना यहाँ से सिग्मा आ गया कैपिटल D डिवाइडेड बाय D डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। ये आपको थोड़ा सा पॉइजन्स रेशियो ध्यान रखना है, ये जो है वो आपका पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें एक और चीज है कि ये जो कैपिटल D है ये कम हो रहा है, कम हो रहा है तो फिर माइनस में आएगा, कम हो रहा है तो माइनस में। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि जो चेंज हो रहा है लेंथ में डायमेंशन में वो नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रही है। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से, ये जो सिग्मा है इस सिग्मा की वैल्यू हमेशा जो है वो -1 से लेके और 0.5 के बीच में होती है, ये भी आपको थोड़ा सा पता करना है। अब हम लोग दो फॉर्मूले देखेंगे जो आपको डायरेक्टली रटने हैं, आपको रिलेशन देखना है। तो हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं या शेयर मॉडुलस, और पॉइजन्स रेशियो, इनके बीच का रिलेशन। तो दो फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं आपको, यंग मॉडुलस बराबर बल्क मॉडुलस 1 + 2 सिग्मा, बल्क 1 माइनस, ओके, तो 3 टाइम बल्क मॉडुलस 1 - 2 सिग्मा, और एक होता है यंग मॉडुलस इक्वल टू 2 टाइम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 + सिग्मा। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बस रटना है डायरेक्ट। y बराबर 3 बीटा 1 - 2 सिग्मा, y बराबर नीटा 1 + बीटा, 2 नीटा 1 + सिग्मा। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक आता है 9 डिवाइडेड बाई y बराबर 3 डिवाइडेड बाई n + 1 डिवाइडेड बाई बीटा, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आते हैं।
करीब 7-8 क्वेश्चन है और फिर अपना वर्क डन आ जाता है ना, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। चलो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है, आगे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और वर्क डन ड्यू टू स्ट्रेच्ड वायर की वजह से जो वर्क डन आ रहा है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी के लिए आई थिंक ये बहुत सफिशिएंट है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।